हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों, और अपनी अपनी तैयारी में भी व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं यूपी पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग 2 सेट तो कर चुके हैं। आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर प्रैक्टिस सेट दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखिए। वीडियो को जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक आप इस क्वेश्चन इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं कि आपके पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में, उसके आधार पर आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए। यकीन मानिए दोस्तों आपका कहीं कहीं फ़ायदा ही होगा दोस्तों। लास्ट में आपको प्रैक्टिस ही करने होते हैं दोस्तों, तो प्रैक्टिस जम कर करिए, दबा कर प्रैक्टिस करिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्त, इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं इसमें? एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति दोस्तों बी है और एक जना कौन है? सी है। यहाँ पर ये बात बोला गया है कि ए बी से आधा कुशल है। मतलब अगर ए बी से आधा कुशल है, मतलब अगर बी का क्षमता, कुशल मतलब क्षमता होता है दोस्तों, अगर बी का क्षमता दोस्तों 2 होगा तो ए आधा कुशल है, इसका मतलब ए का क्षमता क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे एक लाइन और बोला गया है, जो सी से 3 गुना कुशल है दोस्तों। तो जो किसके लिए यूज किया गया है? ये जो शब्द जो यूज किया गया है दोस्तों, यह बी के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब सी से क्या है? 3 गुना है। कौन? बी। अगर सी का क्षमता 1 होगा दोस्तों, सी का क्षमता दोस्तों अगर 1 होगा तो बी की क्षमता क्या होगा? इसका 3 गुना यानी 3 होगा। बताइए इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है आपको तो आप बता सकते हैं दोस्तों। अब जो ये जगह खाली है यहाँ पर ये कवर करने के लिए आएगा 2, यही 2 यहाँ पर कवर कर लेगा। और यहाँ पर जो ये जगह खाली है दोस्तों, ये वाला यहाँ पर कवर करने के लिए आएगा ये वाला 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका गुना कर दीजिए। 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 और यहाँ से 2 एक कम 2। ए बी सी की क्षमता क्या आ गई? 3 संबंधे 6 संबंधे 2 आ गई। आगे यहाँ पर बोला गया है कि यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। अगर बी अकेले काम करता है 6 दिन में तो बी की क्षमता है कितना? 6। यानी बी 6 दिन में 6 की क्षमता से काम करेगा तो इतना काम करेगा कितना? 36 काम। ये टोटल काम कितना है दोस्त? टोटल काम क्या है? 36 काम है। अब यही काम अगर तीनों लोग मिलकर करें, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना वे तीनों मिलकर कार्य को करें तो कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? अगर 36 काम को तीनों लोग जब मिलकर पूरा करेंगे दोस्तों, वे तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों यहाँ पर तीनों लोग जब मिलकर काम पूरा करेंगे तो 36 काम को कितने की क्षमता से काम होगा दोस्त? यहाँ पर देखिए 3 + 6 + 2, 6 3 9 2 11। तो 11 की क्षमता से काम होगा। 36 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा? काटिए। 3 तियाँ 11 तियाँ 33, 3 बार में जाएगा दोस्तों। 3 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया तो 8 बचेगा और दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा है 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं तो 11 7 70, यानी 3.27 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का? 3.27 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें एक ऑप्शन कम ही लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है? यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों, यक्ष ने पैदल कितना दूरी तय किया है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर यक्ष ने कितना दूरी तय किया है, तो दूरी तो नहीं पता है, दूरी नहीं पता है। आप दूरी को मान लीजिए यक्ष, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यक्ष ने कितना दूरी तय किया है, पैदल दूरी तय किया है यक्ष ने, यक्ष दूरी, ठीक है। कितने की चाल से गया है, 5 की चाल से, 5 की चाल से गया है। दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय होता है। तो इतना समय यहाँ पर लग गया। टोटल इसको कितना समय लगा है, तो टोटल समय उसको 8 घंटे का समय लगा है दोस्तों। अब टोटल उसने कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, जिसमें से यक्ष किलोमीटर गया है पैदल। तो कितना चला हो गया साइकिल से, 75 माइनस यक्ष, 75 माइनस यक्ष, इतना दूरी वह चला है साइकिल से। साइकिल से चला है तो कितनी चाल से चला है साइकिल से, 12 के स्पीड से, यानी 12 से भाग दे दीजिए। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। इतना समय यहाँ पर लग गया और इतना समय यहाँ पर लग गया। टोटल कितने समय लग गए यहाँ पर, टोटल समय लगा है दोस्त 8 घंटे। 8 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करिए, ऑप्शन उठा लीजिए, यहाँ से ऑप्शन उठा लीजिए। आप मान के चलिए 15 इसका राइट आंसर है, मान के चलिए दोस्तों 15 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 15 जब यहाँ पर रखेंगे हम, यक्ष से जहाँ जब 15 रखेंगे तो 15/5 क्या होगा, यहाँ से 15/5 यानी कितना घंटा यहाँ पर हो जाएगा, और 75 माइनस का 15/12 बराबर 8 के आना चाहिए, 8 घंटा के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर काटिए, 5 से काटिए, 3 बार में कैंसिल होगा। और यहाँ से जब आप घटाएंगे 75 में से आप घटाइए यहाँ से कितना, 15, 75 में से दोस्तों जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 60 बचेगा। अब 12 से भाग देंगे 60 में तो कितनी बार में जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार में जाएगा। 5 + 3 8 आ रहा है दोस्तों, 8 के बराबर 8, इसका मतलब 8 घंटे समय लग रहे हैं। 15 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, ऑप्शन से इस सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए, एक क्या है आपके पास, गोला था, एक गोला था दोस्तों, यह क्या है दोस्त, गोला है। अब गोला को पिघला दिया गया, पिघला कर क्या बना दिया गया, एक शंकु बना दिया गया दोस्तों, शंकु बना दिया गया। तो इस गोले और शंकु का क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहने वाला है, नहीं बदलने वाला है दोस्तों। आयतन हमेशा नियत होता है, आयतन कभी नहीं बदलता है। आप गोले से कुछ भी बनाएंगे, आयतन कभी नहीं बदलेगा। तो इन दोनों के आयतन आपस में बराबर कर देने हैं, बस यही लॉजिक इसमें लगाना है। आयतन क्या करना है दोस्तों, बराबर कर देना। जब भी कोई भी चीज़ पिघला कर उससे दूसरा कोई चीज़ बनाया जाता है तो हमेशा आयतन उसके बराबर होते हैं। तो देखिए, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr1 का क्यूब बराबर हो जाएगा 1/3। शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 πr2 स्क्वायर एच, ये हो जाएगा शंकु का आयतन का फार्मूला। कोई दिक्कत, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना r1 का क्यूब, यानी जो गोला का त्रिज्या है उसका क्यूब करना है। गोले की त्रिज्या क्या है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, बराबर r2, यानी शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, शंकु का त्रिज्या नहीं पता है, वही तो निकालना है, यानी r2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इंटू ऊंचाई क्या है दोस्त, 10 है, 10 से गुना हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से काटिए, 10 से यहाँ पर 10 से कटेगा, ये 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यानी r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, r2 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4 गुना 100 यानी 400, 4 गुना 100 400। तो r2 का मान कितना हो जाएगा, आप सभी लोग कहेंगे ये संख्या क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 400। भैया जब ये स्क्वायर हटता नहीं वाला, जब स्क्वायर हटती है तो इधर की संख्या अंडर रूट में हो जाती है। तो इस 400 का अंडर रूट निकाल देंगे तो क्या होगा, आप सभी लोग बताएंगे 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो 20 होगा दोस्तों। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, त्रिज्या। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो यहाँ शंकु का व्यास पूछा गया है,
त्रिज्या अगर 20 है तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है दोस्तों। देखिए डी जो होता है दोस्त, जो डी होता है वह 2r के बराबर होता है। 2r2 निकाल दीजिए, 2 गुना 20 करेंगे दोस्तों 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस बात में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं प्यारे साथियों। 40 सेंटीमीटर शंकु का व्यास होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे से समझे होंगे, ध्यान से समझे होंगे दोस्तों। प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिए हैं तो उम्मीद करिए लास्ट तक देखिएगा और आपका परफॉर्मेंस मैथ में दोस्तों बेहतर होगा। पूरा में पूरा करना है तो आपको प्रैक्टिस दबा के करना होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं दोस्तों। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय में के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। प्यारे साथियों, एक समुच्चय है, समुच्चय का मतलब होता है एक सेट होता है जो कि संख्या है 3 से शुरू होने वाली है। 3 से शुरू होती है, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक समुच्चय है जो 3 अंक से शुरू होने वाली है। 5 पूर्णांक है दोस्तों, 5 पूर्णांक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 पूर्णांक है। इसका औसत क्या होगा, इसका दोस्तों औसत क्या होगा। औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है, तो बीच में क्या है यहाँ पर 5 है, तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों, 5 इसका औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस संख्या का औसत क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। भैया जब औसत पूछा जाता है, औसत माने बीच की संख्या होती है, तो 2 संख्या इधर हटाइए, 2 संख्या इधर हटाइए, तो बीच में क्या है 5 है, तो इसका औसत 5 हो जाएगा। लेकिन आगे वाला जो लाइन बोला गया है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो 7 है। इस 7 को बिल्कुल हटा दिया जाए, तो हटाइए, 7 को जब हटाएंगे तो क्या होगा, 3, 4, 5, 6। अब जब 7 हटा दिए हैं तो अब संख्याएं 4 हो गई, तो इनका औसत क्या होगा, औसत तब पर भी बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या क्या होगी, यहाँ पर बीच की संख्या आएगी। 2 संख्या इधर हटाइए, 2 संख्या इधर हटाइए, तो बीच में क्या होगा, बीच में यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बीच में क्या यहाँ पर आएगा, तो बीच में आएगा इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत। भाई 5 4 9 का आधा कर दीजिए 4.5, तो बीच में क्या आएगा 4.5 यहाँ पर आएगा दोस्तों। बीच में क्या आएगा 4.5, 4.5। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। 4.5 इसका औसत होगा। अब जब 7 को हटा दिए तब, तो औसत में कितने की कमी हो गई। पहले औसत क्या था दोस्त, पहले औसत भैया 5 था, अब कितना हो गया 4.5। कितने की कमी हो गई, तो आप सभी लोग बताएंगे 0.5 की दोस्त कमी हो गई। किस पर, 5 पर। 5 पर कमी हो गई है, गुना 100, गुना 100। यहाँ से आप कहेंगे भाई 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो इसका आंसर क्या होगा 10%। क्या होगा भैया 10%, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इसमें कोई भी दिक्कत है आपको, बताइए भैया एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इस सवाल में कोई भी दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है साथियों, एक बार सभी लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है यह सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। प्यारे साथियों, ऐसे 2 पूर्णांक लेने हैं, न्यूनतम होने चाहिए जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए 64। अगर हम कह दें कि एक पूर्णांक, हम सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 होती है, एक पूर्णांक हम 9 ले लिए, दूसरा का भी क्या लेना पड़ेगा, हमें 9 ही लेना पड़ेगा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 9 9 81। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना होना चाहिए 64। इसका मतलब 9 तो नहीं ले सकते हैं, सबसे बड़ी पूर्णांक 9 है, एक अंक की सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है 9 है, तो 9 9 अगर लेंगे हम दोस्त तो 81 हो रहा है, लेकिन आना चाहिए कितना 64। तो इसका 8 लीजिए, अगर हम 8 लेते हैं, 8 गुना 8 करेंगे दोस्तों, 8 गुना 8 भैया, अगर आपने एक पूर्णांक 8 लिया है, दूसरा का पूर्णांक भी आपको 8 ही लेना है, ठीक है भाई, तो 8 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 64। क्या होगा दोस्त 64 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणनफल 64 आ रहा है, इसने कहा है कि गुणनफल 64 ही हो रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई है। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इनका योग पूछा है दोस्तों, तो 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। 16 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है 16 दोस्तों। बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी,
उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 6 है, यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथियों। एक बार सभी लोग बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। सभी लोग बताएंगे, बिना पेन उठाए सवाल को हल करना है दोस्तों, बिना पेन उठाए। भैया जब भी आप पेपर देने जाते हैं परीक्षा में, तो प्रयास यही रहे कि ज़्यादा पेन न यूज करना पड़े, कम से कम यूज करना पड़े। कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए दोस्तों। सवाल को समझिए, माइंड में सॉल्व करिए। देखिए क्या कहा गया है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना किया जाना चाहिए। वह छोटी संख्या आपको बतानी है जिसको आप 1200 में गुणा कर दें तो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 दिया गया है। अगर 1200 में आप 2 का गुना करेंगे 2400 होगा। 2400 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 1200 में अगर दोस्तों 3 का गुना करेंगे तो 12 3 3600 होगा दोस्तों, और 3600 वर्ग होता है किसका, 60 का। किसका, 60 का। भाई अगर आप 1200 में जब गुना कर देंगे 3 से तो 12 3 36 हो जाएगा, डबल जीरो यानी 3600 हो जाएगा। और 3600 किसका वर्ग होता है, 60 का होता है दोस्तों, 60 का। तो 3600 पूर्ण वर्ग है किसका, 60 का। तो क्या गुना करने पर आया है पूर्ण वर्ग बना है, 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों। चलिए भैया एक बार सभी लोग आ जाएंगे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई इस सवाल को जब भी आप हल करेंगे तो आप लास्ट से हल करिए, पीछे से हल करिए। देखिए 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। 8 जब जोड़ेंगे 73 में तो हो जाएगा 81। क्या होगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9। 9 जब जोड़ेंगे 27 में, 9 जब जोड़ेंगे 27 में तो 9 7 16 यानी 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। 6 जोड़ेंगे दोस्तों, 6 को जोड़ेंगे 3 में तो 6 3 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, आप सभी लोगों के दिल से आवाज आई होगी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 3 इसका वर्गमूल होगा दोस्तों। कोई दिक्कत की बात है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा हो, समझा भी होगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x बट्टे वाई बराबर 4/5, 4 बट्टे दोस्तों 5 दिया गया है। ठीक है भाई, 4/5। यहाँ पर क्या कहा गया है, 7x 6y, यानी x में 7 का गुना कर दें, y में 6 का गुना कर दें। अगर हम यहाँ पर 7 का गुना कर दें और यहाँ पर 6 का गुना कर दें तो 7x 6y बन जाएगा। तो यहाँ भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर 6 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7x बटे 6y बराबर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 बटे 6 पंजे 30। यहाँ पर ये इतना चीज़ होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। चलिए आप क्या करिए दोस्तों, आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है 7x प्लस 6y का। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y, और y से क्या कर दीजिए, 6y से भाग कर दीजिए दोस्तों। 6y से क्या करिए, भाग कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे जब आप तो 28 और प्लस 30 क्या हो जाएगा, 58। 58 हो जाएगा दोस्तों। और किससे भाग करना है, 6y से। y का मान क्या है 30, तो 30 से भाग कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 7x प्लस 6y का मान आपको दिया गया है कितना, 29। तो इसके स्थान पर लिख दीजिए 29। यहाँ से हो जाएगा 29/6y बराबर 58/30। ठीक है, 29 दूना 58 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे यह 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 15/6। y का मान क्या होगा, 15/6। भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 दूनी 12, बचेगा 3, हो जाएगा 30, 6 पंजे 30। y का मान दोस्तों हो जाएगा 2.5। 2.5 y का मान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 2.5। ठीक है भाई, बताइए सभी लोग बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिएगा, उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 9। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। एक संख्या हमने मान लिया दोस्तों यक्स है, ठीक है भाई, एक संख्या को यक्स मान लिया और एक संख्या को हमने मान लिया यक्स प्लस 14, ठीक है, यक्स प्लस 14 मान लेते हैं। तो आप जानते हैं एक संख्या को यक्स मान लिया गया, एक संख्या को मान लिया गया यक्स प्लस 14, कोई दिक्कत है। चलिए आप जानते हैं दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्लियर, पहली संख्या क्या है यक्स है, दूसरी संख्या क्या है यक्स प्लस का दोस्तों 14 है, ठीक है, यक्स प्लस का 14 है, बराबर 2, लघुत्तम क्या है, लघुत्तम इसका 60 है, लघुत्तम क्या है दोस्तों, लघुत्तम इसका 60 है और ये महत्तम क्या है 2 है, महत्तम क्या है दोस्तों 2 है। तो जब 60 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 120, 120 होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। यानी यक्स का मान इसमें से आप चारों विकल्प में से ये चार के चारों विकल्प यक्स के मान हैं, यक्स का मान ऐसा लीजिए इसमें से कि इसमें जब इधर रखेंगे आप, रखने के बाद जब गुना करेंगे तो 120 के बराबर आ जाए। अगर हम कहते हैं 4 यक्स का मान होगा तो 4 यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, जब यहाँ पर 4 रखेंगे 4 गुना 14 4 18, 18 चौक 72 होता है, 120 नहीं आएगा, 120 यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप क्या करिए ना, आप 6 ले लीजिए, 6 लेंगे तो 6 गुना 14 6 20 हो जाएगा और 20 का गुना 6 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ 3 इसका राइट आंसर है 6, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों 6 है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, 4 संबंधी 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती हैं, बी को ए से कितनी कौड़ी अधिक मिलती है। टोटल कितनी कौड़ी बांटी गई हैं 39, कितने अनुपात में 4 संबंधी 9, तो 4 संबंधी 9 जोड़िए 9 4 13, 13 अनुपात में कौड़ियाँ बांटी गई हैं दोस्तों कितनी 39, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 3, एक अनुपात का मान 3 हो जाएगा। बी को ए से कितना अधिक मिला है, तो बी को ए से कितना अधिक मिला है भाई, ए को मिला है 4, बी को मिला है 9, तो कितना अधिक मिला 5, तो 5 का मान निकाल दीजिए, 5 गुना 3 15 कौड़ी, कितना 15 कौड़ी मिला है, किसको अधिक मिला है, किसको बी को, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 10% और 30% के दो क्रमागत मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, लागत मूल्य क्या है। देखिए लागत मूल्य नहीं पता है, एमपी नहीं पता है, एमपी को हम मान लेते हैं एमपी है, इसको निर्धारित किया गया है दोस्तों, इसका लागत मूल्य हम मान लेते हैं यक्स है दोस्तों, क्या मान लेते हैं, इसका लागत मूल्य दोस्तों यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पर मूल्य निर्धारित किया गया है 10%, 20%, 30% के दो क्रमागत, दो लगातार मूल्य, यानी 10% बढ़ा दिया गया तो 110% कर दिया गया, 110% मतलब 110/100 इंटू 30% बढ़ाया गया तो 130% कर दिया गया बटे 100। इसके बावजूद उसने 20% का छूट दिया, इसका मतलब 80% पर सामान को बेच दिया गया, 80/100 कितने में सामान बिक जाता है 2288 रुपये में, 2288 रुपये में सामान को बेचा गया दोस्तों। अब इसी को हल करना है आपको, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 11 से काटेंगे यहाँ पर तो 11 दूना 22 और 11 अठे 88, ठीक है भैया। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 छक 48, 8 छक 48। 13 से काटेंगे 13 दूना 26, दो बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 का गुना किस में करना है 100 गुना 10, यानी 2 गुणे 100 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया,
सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% के लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए भैया, खरीदा गया कपड़ा कितने में, 600 रुपये में, सिलाई कितना का लगाया गया, उसमें 40 रुपये सिलाई पर खर्च किया गया, तो उसका जो सीपी है दोस्तों वह 640 रुपया हो गया। 600 क्या हो गया, 40 रुपया होगा। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं वस्तु पर सब वह क्रय मूल्य में जुटता है दोस्तों। 600 रुपये में खरीदा गया है, 40 रुपया सिलाई का हो गया, 640 रुपया उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है 12.5% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8, यानी 8 का सामान 1 के लाभ पर बेचना है, तो इसका मतलब कितना बेचेंगे हम लोग, 9/8 में बेचा जाएगा। तो आप इसका 9/8 निकाल दीजिए, 9/8 निकालिए, 8 अट्ठाईस 64, 8 बार में गया 80 हो गया, 8 9 72, 720 रुपये में इसको बेचना चाहिए दोस्तों। 720 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 720। ठीक है, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एमपी और सीपी का निकाल लीजिए आप अनुपात। अब कैसे निकलता है अनुपात, इस बात को समझिए। कैसे निकालेंगे, जो लाभ होता है 100 में जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य का अनुपात निकलेगा, तो 100 प्लस लाभ हो जाएगा अंकित मूल्य यानी 110। ठीक है, छूट घटाएंगे 100 में से तो वह निकलता है सीपी, यानी 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट, सीपी का अनुपात निकलेगा। तो 100 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे 11 से 22 से काटिए, 11 से काटिए दोस्तों, 11 से काटेंगे 11 दहिया में 110, 11 से काटेंगे 11 44। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, सॉरी 11 बट्ठे 88, 11 बट्ठे 88 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए भैया, अभी भी इसको काट सकते हैं हम लोग, अभी भी इसको 2 से काटा ही जा सकता है। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा दोस्तों, और 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए सीपी का अनुपात क्या है 4, एमपी का अनुपात क्या है दोस्तों 5 है। सीपी का मूल्य कितना है दोस्तों, सीपी का मान कितना है 2500 रुपये, यानी 4 अनुपात का मान दोस्तों क्या है दोस्त, 4 अनुपात का मान यहाँ पर 2500 है, 4 अनुपात का मान 2500 है, तो 5 अनुपात का मान निकालना है। तो 2500 बटे में हो जाएगा 4 गुना 5। ठीक है, चलिए इसी को हल कर दीजिए। 4 से काटेंगे 4 छक 24, 4 छक 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 625 गुना 5 करिए, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल का 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल का 1, 5 छक 30, 1 31, 3125 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, 3125। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, 3125 रुपये होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 आपके सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये 2 गुना हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 2 गुना जब होने की बात कर रहा है तो इस रुपए से कोई लेना देना नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है। देखिए मूलधन पहले क्या था, 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 1 था 2 हो गया, मूलधन पहले 1 था 2 हो गया, 2 क्या है, यह मिश्रधन है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बटे 100। ठीक है, एक मूलधन 1 था 2 हो गया, ब्याज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया ब्याज, मूलधन 1 था, R का मान यहाँ पर 4 है, गुना समय ही पूछा गया है T बटे 100 बटे 100। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये T का मान क्या हो जाएगा 25 वर्ष। 25 साल में यह दोस्त 2 गुना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष में यह धन 2 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, लगाइए क्या होगा इसका उत्तर सही, बताइए। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाता है, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। आपसे ब्याज पूछा गया है, कितना पैसा था 1000, कितना हो गया 1144.9 हो गया। ठीक है, इस दशमलव को हटाएंगे तो इधर जीरो क्या कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए। इसका निकाल रहे हैं हम क्या, अनुपात निकाल रहे हैं दोस्तों, अनुपात निकाल रहे हैं। 2 साल क्या बात है, अगर 2 साल की बात है तो आप इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। मान 2 साल है तो अंडर रूट 10,000 है, 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100 हो जाएगा। इसका वर्गमूल दोस्तों 107 हो जाएगा। 100 का समान 107 में 100 रुपये के समान 107 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, किस पर 100 रुपये पर, गुना 100। 100 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कितना परसेंट हो जाएगा 7%। ब्याज कितना लगा है दोस्तों 7%, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। सालाना ब्याज कितना है 7%, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ए बी सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा बताइए। देखिए 8 जो अनुपात दिया गया है इसका योग कितना है 1152, तो योग कितना हो जाएगा 9, 8, 17, 7, 24, 9, 8, 17, 7, 24, यानी 24 अनुपात का मान आपके सामने दिया गया है, कितना है 1152 है, 1152 है। तो ए का हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा क्या है 7 अनुपात, तो 7 का मान निकालना है, 7 का मान निकाल दीजिए। 1152/24 गुना 7 कर दीजिए। क्लियर, इसको काटिए, इसको काटिए, 4 से काट दीजिए दोस्तों, 4 छक 24, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा हो जाएगा 35, 4 बट्ठे 32, 4 बट्ठे 32, 3 बचेगा, फिर 4 बट्ठे 32, अभी भी कटेगा, अभी ये 6 से काट सकते हैं इसको, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 चौको 24, 4 बचेगा, 6 बटे 48, यानी 48 गुना 7 करना है आपको, क्या करना है 48 का गुना 7 में करना है। 7 और 8 56, इकाई का अंक दोस्तों 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर 1, और यही इसका उत्तर सही है। ठीक है भाई, आगे चला जाए, देखिएगा 17 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ए बी सी एक व्यवसाय में 50,000 रुपये की सदस्यता लेते हैं। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक सदस्यता ली तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक सदस्यता ली। कुल लाभ 10,000 रुपये था, तब लाभ में ए का हिस्सा कितना था। लाभ में दोस्तों ए का हिस्सा कितना था, बताइए, सभी लोग बताइए, लाभ में ए का हिस्सा कितना था। देखिए भैया 3 बंदे हैं यहाँ पर, 3 लोग हैं, एक आदमी ए है और एक आदमी दोस्तों बी है और एक आदमी कौन है सी है। हम मान लेते हैं सी ने इसमें x रुपया लगाकर सदस्यता लिया है, सी ने, लेकिन यहाँ पर कहा है कि बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक की सदस्यता लिया, यानी बी का क्या हो जाएगा x से, यानी सी से 6,000 अधिक, यानी x प्लस का 6,000। ठीक है, और ए की बात बोला गया है, ए ने बी से 2,000 अधिक, तो बी ने कितना की सदस्यता लिया है यहाँ पर x प्लस का 6,000, लेकिन इसने 2,000 बी से ज़्यादा सदस्यता लिया है, तो 2,000 इसमें और प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 8,000, x प्लस 8,000। टोटल सदस्यता कितना का लिया गया यहाँ पर देख लीजिए, x 3x प्लस 6,000 8,000 14,000, 6,000 प्लस 8,000 क्या हो जाएगा 14,000। ठीक है, लेकिन टोटल सदस्यता कितना का लिया गया है 50,000, ये 50,000 के दोस्तों बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से 3x का मान निकालिए तो 14,000 इधर जाएगा, घट जाएगा। 50,000 में से 14,000 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 36,000 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? 36,000 बचेगा। क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है? 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 3 36 यानी 12,000। यक्स का मान कितना हो गया? 12,000। अगर दोस्तों यक्स का मान 12,000 है तो आप यहाँ से लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। यक्स यहाँ 12 रखेंगे तो 12 प्लस 8,000, ए का जब निकालेंगे, ए का निकालेंगे 12 प्लस 8,000, 12 8 20,000। 3 लोग हैं इसमें, ए बी और सी, तो 20,000 तो हो गया किसका? ए का। बी का क्या हो जाएगा? 12,000 प्लस 6,000 18,000 और सी का क्या होगा? 12,000। ठीक है, 12,000। यहाँ से आप जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 3 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? 3 जीरो जब यहाँ पर कैंसिल होगा दोस्तों तो यहाँ से बचने वाला क्या है? यहाँ पर यहाँ से बचेगा 20। अभी भी 2 से काट सकते हैं तो काट दीजिए, अभी 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 10 बार में कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? और 9 6 15 10 25, 25 अनुपात का लाभ हुआ है, लेकिन लाभ कितने का हुआ है? टोटल 10,000 का। तो 25 अनुपात बराबर 10,000। तो इसमें आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा कितना है? 10 अनुपात। तो 10 अनुपात का मान निकालना है, तो पहले एक अनुपात का मान निकालिए। क्या हो जाएगा? एक अनुपात का मान निकालेंगे 25 चौका 100 400। एक अनुपात का मान दोस्तों 400 है, तो 10 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 4,000। 4,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500 और 3,250 रुपये, 4,250 रुपये की बिक्री होती है। 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री को कितना होना चाहिए? 5वें महीने में बिक्री कितना होना चाहिए ये पूछा गया है। कितना औसत प्राप्त करने के लिए? 3,500। तो 3,500 औसत है, तो 5 महीने में टोटल कितना बिक्री हो गया? तो टोटल बिक्री कितना हो गया? 3,500 गुना 5, 3,500 इसका औसत है, यानी हर एक महीने में 3,500 बिक्री हो रहा है, तो 5 महीने में कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो तो होगा करेगा, 5 पचे 25 हासिल का 2, 5 15 2 17, यानी 17,500 टोटल बिक्री करने की बात कर रहा है। ठीक है, 5वें महीने में, 5वें महीने तक का टोटल बिक्री करने का कितने की ये सोच रहा है? 17,500 का। 4 महीने में कितना का बिक्री हो चुका है? जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2,000, 2,500, 3,250 और 50 और 4,250। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 0 और यहाँ पर 5 5 10 की 0 हासिल का 1 और यहाँ से 2 5 7 7 2 9 1 10 की 0 हासिल का 1 3 2 5 2 7 4 11 1 12। बस 4 महीने में 12,000 का बिक्री तो हो चुका है, तो 5वें महीने में निकालने के लिए 12,000 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 5वें महीने में दोस्तों 5,500 की बिक्री होनी चाहिए। कितना का? 5,500 का, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है भैया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बी और सी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी वह कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? देखिए, बी और सी जब काम करते हैं मिलके तो काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब तीनों लोग मिलके काम करेंगे, ए बी और सी, तो वह काम को पूरा कर सकते हैं 20 दिनों में। तो पहले आप टोटल काम निकालिए। टोटल काम है कितना? 40। दोनों का लघुत्तम टोटल काम हो जाएगा 40, इसका लौसा होगा 40 एकम 40, 20 दूना 40। बी और सी की क्षमता क्या हो गई दोस्तों? 1 हो गई। और तीनों की क्षमता, ए बी सी की क्षमता दोस्तों 2 है, जिसमें से बी और सी की क्षमता अकेले 1 है, तो ए की क्षमता क्या होगी? ए की क्षमता दोस्तों 1 हो जाएगा तब।
40 काम करना है एक ए को एक की क्षमता से, तो कितना दिन का समय लेगा? 40 दिन का समय लेगा। कौन? ए। कोई दिक्कत? बताइए। तो काम 40 दिन में समाप्त होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 40 दिन में ए अकेले इस काम को पूरा कर सकता है दोस्तों। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।